हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा है उसके रिगार्डिंग हमने लगभग 2 सब्जेक्ट, जैसे पहला सीडीपी हमने 4 वीडियो दिया है। अगर आप उसको देख लेते हैं, मान चलिए 30 आउट ऑफ 30 में आप 25 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ऐसे हमने हिंदी का भी दे दिया। तो आज उसी क्रम में हम इंग्लिश का भी मैराथन एक यहाँ पे दे रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो हम चलते हैं फटाफट अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा क्वेश्चन करने का तरीका सिर्फ क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ना नहीं रहता, बल्कि ये जानना होता है कि ये सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर पाए, या आपको एक सही अप्रोच मिले कि हमको क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। ठीक, तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया द लिटरेसी डिवाइस यूज्ड इन फॉलोइंग लाइन। अब देखिए ग्रामर का यहाँ पे पोर्शन आ गया क्वेश्चन। हालांकि हमने कोशिश किया था कि पेडागोजी, बट देख लेते हैं। ठीक, तो ब्रंट द फायर ऑफ थिन आइज। अब देखिए देखा जाए ब्रंट ऑफ फायर एंड थिन आई, ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। ठीक, और एक डिसिमिलर वर्ड है। तो जब दो डिसिमिलर वर्ड को कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पे मेटाफर होता है। ठीक, तो आप जान जाइए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, हमारा मेटाफर हुआ है। ठीक, तो कोशिश करेंगे हम इस पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे और फिगर ऑफ स्पीच पे एक आधे घंटे की वीडियो ला दें, ताकि क्योंकि जो पैसेज आएगा ये पैसेज का ही क्वेश्चन है। मैं यहाँ से मतलब किया तो क्वेश्चन आ गया। इसमें पैसेज में आपके मान के चलिए 3 से 4 नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा और 1 या 2 नंबर का फिगर ऑफ स्पीच। तो मान चलिए 5 नंबर का ग्रामर आएगा। अगर आपकी ये चीज़ें तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज हम कोशिश करेंगे, अगर समय मिला तो हम जरूर इसकी वीडियो ला देंगे। ठीक, छोटी सी वीडियो रहेगी, यहाँ चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। द कंडक्शन ऑफ डिबेट इन ए लैंग्वेज क्लासरूम इज यूजफुल। अगर अपने आप क्लासरूम में कोई डिबेट कंडक्ट कर रहे हैं, जिसको वाद विवाद प्रतियोगिता बोलते हैं, तो उससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। अब देखिए लास्ट वाला अगर देखिए तो दिया डेवलपिंग द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वंस आइडिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी के अंदर जो अपने अंदर के आइडिया को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी लैंग्वेज क्लासरूम में डिबेट से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, निकलनी चाहिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा क्या है, एक्विजिशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। अब वहाँ ग्रामेटिकल रूल्स की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि जिसके मन में जो आएगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी चीज़ पे हो तो बोल सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, फ्लुएंसी प्रैक्टिस, ये भी सही हो जाएगा। फ्लुएंसी प्रैक्टिस का मतलब जब बच्चा बोलेगा बीच में सबके, तो क्या होगा, उसके बोलने का जो लय होगा वो सही होगा। तो ठीक है, स्पीड, पॉज, कितना क्या चीज़ें करना है वो चीज़ें वहाँ से बच्चा सीखेगा, तो फ्लुएंसी प्रैक्टिस भी होगा। ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन सी सही है। बट अगर आपको यहाँ पे देखा जाए तो एक्विजिशन ऑफ न्यू वर्ड बच्चा ये भी सीखता है, तो इस ऑप्शन में नहीं दिया। बट अगर आपके ऑप्शन में ये भी मिल जाए 1, 2 और 4, तीसरा तो गलत है, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आपका 2 और 4 सही है। बट एक्विजिशन ऑफ न्यू वर्ड भी होता है, बच्चा नई वर्ड भी सीखता है, क्योंकि वहाँ बात विवाद में जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ कोई बोले, और जरूरी नहीं कि सबको एक ही चीज़ के बारे में पता हो। बट वहाँ पे जब अलग अलग चीज़ होती तो बच्चा नए वर्ड भी सीखता है, फ्लुएंसी भी सीखता है, और अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने की क्षमता को भी विकसित करता है। तो हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा और चौथा। अब बाकी 1 अगर इसमें होता है तो वो भी हमारा सही होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, सिक्वेंसिंग, कोहेसन एंड यूज ऑफ वोकेबलरी आर सब स्किल ऑफ। ये सब किसके स्किल्स हैं। देखिए सब, जहाँ पे वोकेबलरी की बात आ जाए तो अब ये मान चलिए कि वहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग तो खत्म हो जाएगा। अब बचेगा हमारा रीडिंग और राइटिंग। तो रीडिंग और राइटिंग की बात करें, अभी हम ऊपर चले आते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, जहाँ पे आइडियाज़ का कलेक्शन किया जा रहा है, मतलब आप उसको लिख के कलेक्ट कर रहे हैं। तो कलेक्ट कैसे करें, लिख के करें, तो कौन सा हो जाएगा वो सब स्किल, राइटिंग स्किल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और कुछ थोड़ा सा आप अपना लॉजिक लगा क्वेश्चन को सही भी कर सकते हैं, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। ठीक, तो यहाँ पे राइटिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए चाइल्ड इज नॉट एबल टू पे अटेंशन इन ए लैंग्वेज क्लासरूम एंड सो इनरिलेवेंट एंड inappropriate behavior. Which of the following can be considered as the following reason for the type of behavior of child? अगर कोई बच्चा क्लासरूम में अपना अटेंशन नहीं पे कर पा रहा है, ठीक, अस्थिर है, उसके बाद इनरिलेवेंट बिहेवियर कर रहा है, ऐसी चीज़ जो क्लास में नहीं करना चाहिए, तो वो किस तरह का है, जिसको हमने बहुत अच्छे से बताया था, ADHD होते हैं। ADHD का मतलब क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक, तो हालांकि ये ऑटिज्म के भी कुछ सिम्टम है, बट ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा जो है स्वालीन होता है, मतलब बच्चा जो है एकदम शांत रहता है और चीज़ को रिपीट करता है। ठीक, और वहाँ पे वो अपना दोस्त भी नहीं बना पाता। तो ये ऑटिज्म हमारा इस वजह से नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिया कि अटेंशन नहीं पे कर पा रहा है, ना ही क्लासरूम में वो, और क्लासरूम में वो इनएप्रोप्रिएट और इररिलेवेंट बिहेवियर शो कर रहा है। तो वहाँ पे ऑप्शन आपका ADHD सही हो जाएगा। ठीक, डिस्फ्रेक्सिया की बात करें, एफेजिया, ये हमारे अधिगम से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, हमारा यहाँ पे ADHD सही आंसर होगा। अगला देखिए, ऑथेंटिक मटेरियल कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम। अगर अपने क्लासरूम में ऑथेंटिक मटेरियल यूज करें तो इससे फ़ायदा क्या होगा। पहला क्या है, टू
एक्सपोज स्टूडेंट्स द रियल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। जो बच्चों की वास्तविक भाषा में आप चीज़ों को सिखा रहे हैं तो उसका क्या एक्सपोज हो रहा है, एक्सपोज कर रहे हैं आप, ठीक, उनको मतलब बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक। तो ये तो हमारा होता ही है ऑथेंटिक मटेरियल में। दूसरा क्या है, टू मेक लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस मोर मीनिंगफुल, बिल्कुल सही है। जो अब बच्चों क्लासरूम में लर्निंग सिखा रहे हैं बच्चों को लैंग्वेज को लेके, वो क्या हो जाएगा, बहुत एक्सपीरियंसिव हो जाएगा, मतलब अनुभवात्मक हो जाएगा, और दूसरा मीनिंगफुल हो जाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा भी है। तीसरा क्या है, टू मेक लैंग्वेज लर्निंग एंजॉयबल, बिल्कुल सही है, ठीक। तो अगर ऑथेंटिक मटेरियल, अलग अलग काइंड के मटेरियल यूज़ करें जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या होता है, बहुत इंजॉयबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे हम। इसमें दिए टीचर कैन रेमेडिएट फॉर ए स्टूडेंट विथ लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टी बाई, अगर मतलब किसी बच्चे के अंदर लैंग्वेज लर्निंग को लेकर कठिनाई, तो वो टीचर उसको कैसे रिमीडिएट करे, कैसे उपचार उसका करे, कैसे उसका निदान करे, यही पूछा आपसे, ठीक। इसमें पहला क्या है, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल पर्पज विद इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, ये हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, अब डिफ़िकल्टी का पता कैसे चलेगा, जब टीचर किसी इंडिविजुअल की प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करेगा और उसको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देगा, तभी तो रिमीडिएट कर पाएगा, ठीक, तभी तो उसका निदान कर पाएगा, तभी तो उसका उपचार कर पाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी दूसरा देखते गलत हुआ, क्यों हुआ। दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग नोट्स, आप उनको नोट्स देंगे, ये तो गलत है। तीसरा क्या है, इनिशियली गिविंग इन्फॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली नो राइटिंग, अब बताओ किसी की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो उसको बोल देंगे सिर्फ आप पढ़ो लिखो मत, नहीं ना, तो ये भी गलत हो गया हमारा। तीसरा क्या है, कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लास फॉर द स्टूडेंट टू कैच अप विद अदर, अब देखो ये कर सकते हैं, बट उस सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आपका पहला सही हो जाएगा। ये गलत है, क्योंकि अब उस मतलब उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास दीजिए, ऐसा नहीं, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं बट एक्स्ट्रा क्लास उनके लिए नहीं करवाएंगे, ठीक। तो इससे क्या, एक टाइम बनाए, शेड्यूल बनाए कि हाँ बच्चों कितने घंटे स्कूल में रहना है, ठीक है, बट आप 10-5 मिनट टाइम दे रहे हैं तो अलग बात है, बट एक्स्ट्रा क्लास उनके लिए करें ताकि वो सबके साथ बराबर जाए। ऐसा नहीं हो सकता आपके इंस्ट्रक्शन देने में कोई कमी हो, ठीक, या उसको आप उसके प्रोग्रेस को फोकस नहीं कर पा रहे, तो यही आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फोकसिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, हर एक बच्चे के फोकस के ऊपर आप प्रोग्रेस करिए और उनको अलग से, क्योंकि सबकी सीखने की क्षमता जो है अलग अलग होती है, तो उनको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दीजिए, अलग अलग इंस्ट्रक्शन दीजिए जिससे बच्चा सीख पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ टीचिंग बाय स्टोरी टेलिंग स्टूडेंट, नॉट की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पे ये बताना कि कौन सी चीज़ें फ़ायदा नहीं करेंगे जब आप बच्चे को स्टोरी सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। पहला क्या है, इनहेंस चाइल्ड वोकेबलरी, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप कहानी सुनाएंगे तो बच्चा नए नए वर्ड सीखेगा, तो ये तो सही है। दूसरा क्या, इनहेंस स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन, ये गलत हो जाए क्योंकि नॉट की बात हो रही है। अगर आप बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो उसमें स्पीकिंग स्किल उनकी कैसे इंप्रूव होगी, हाँ हियरिंग स्किल इंप्रूव हो सकती है बट स्पीकिंग नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं कि गलत हुआ सही हुआ तो क्यों सही हुआ। तीसरा क्या है, इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ इमोशन एंड फीलिंग ऑफ चाइल्ड, बिल्कुल सही है। अगर आप कहानी सुनाते हैं तो उसका मोरल एक होता है, मोरल वैल्यूज़ के बारे में कोई कहानी होती है या कोई पोएम सुना रहे हैं तो उसमें ये होता है ना कि आपने कहानी में क्या सीखा, तो वहाँ से क्या बच्चा सीख रहा है, इमोशन और फीलिंग को सीख रहा है, तो ये भी सही है। तीसरा क्या, मेक लर्निंग ईजियर, अगर हम कहानी और इसका पोएम सुनाते हैं बच्चों को तो क्या होता है, बहुत आसानी से बच्चे सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ये भी सही है। तो हमारा एक ही यहाँ पे बच्चे के यहाँ पे स्पीकिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगी, ठीक, अगर आपसे नॉट पूछा था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया कि इन लैंग्वेज टीचिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन डेवलप द एबिलिटी टू एसिमुलेट द कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी बाय बिल्डिंग क्रिएटिंग थिंकिंग स्किल विच इज़ द बेस्ट मेथड टू डेवलप क्रिएटिव एक्सप्रेशन एमंग स्टूडेंट। इसमें यह कहा है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंक को डेवलप करना है, तो आप इन सब चीज़ों में से क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, राइट समरी ऑफ द स्टोरी दैट हैज़ रीड, तो मतलब बच्चों से ये कहो कि जो आपने सुना है उसकी एक समरी लिखिए, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बच्चा जो सुना है उसको अपनी भाषा में कुछ समरी लिखेगा तो मतलब वहाँ से क्या सीखा है या उसकी क्रिएटिविटी क्या है उस कहानी को लेके, तो वहाँ पे ये पता चलेगी, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी आगे भी देख लेते हैं। अगला क्या है, राइट योर एक्सप्रेशन अबाउट अर्थक्वेक, अब बताओ अर्थक्वेक का एक्सप्रेशन लिखने, उसके बारे में एक्सपीरियंस लिखने के लिए उस क्लास में या उसके बच्चे के आसपास अर्थक्वेक आना जरूरी होती है, तो गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जब ये आएगा तभी तो बच्चा एक्सपीरियंस कर पाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, राइट ए लेटर फॉर लीव 2 days, अब 2 दिन के लिए 2 दिन छुट्टी चाहिए उसके लिए लेटर लिखने से उसका क्रिएटिव थिंक कैसे डेवलप होगी, ठीक, वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक। तीसरा क्या है, चौथा, राइट एन ऐसे लिखना है ऑन माई आइडियल स्कूल, स्कूल के ऊपर निबंध लिखने के लिए, मतलब अब देखो होगा क्या, इसमें बच्चा खुद से जब चीज़ें सोचेगा तो उसके लिए डिफ़िकल्टी होगी एज़ कम्पेयर टू उसके जब कोई कहानी सुना है और उस पर कोई उसको अपना अब बताना कि हाँ अब इसमें इस कहानी को अपनी भाषा में लिखना है, तो बच्चा वहाँ से क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या बच्चे एक तरह रटन चीज़ें हो जाएंगी कि हाँ माई स्कूल ये माई टीचर ये, ठीक, ये चीज़ हो जाएंगी। बट यहाँ पे क्या है, उस कहानी को सुनने के बाद बच्चा अपने लैंग्वेज में लिखेगा तो वहाँ से क्रिएटिव थिंकिंग डेवलपमेंट होती है, हमारे यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो डज नॉट फॉलो की बात है तो नेक्स्ट में आपको ऐसा आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो है टीचिंग लर्निंग को फॉलो नहीं करता है। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो क्या दिया है कि इनहेंस मोटिवेशन टू लर्न। तो बच्चों के अंदर क्या करेंगे आप बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लर्निंग करने के लिए उनको मोटिवेशन बढ़ाएंगे ना, उनको मोटिवेशन देंगे तो बच्चा लर्निंग को सीखेगा। तो ये तो सही है, क्योंकि नॉट की बात किया है तो ये पहला सही है, तो ये होगा नहीं। दूसरा क्या है, क्रिएट एन एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो बच्चा आपसे पूछ भी रहा है और बता भी रहा है। तो जब बच्चा आपसे पूछ रहा है और आप भी उनसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करें तो इसको हम एक्टिव लर्निंग बोलते हैं। तो जब इस तरह का इन्वायरमेंट रहता है तो बच्चा ज़्यादा सीखता है। ठीक, तो देखिए जो यहाँ पे एक्टिव लर्निंग ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये अगला क्वेश्चन बना के आ सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते जा रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ एक्टिव लर्निंग होता है क्या। एक्टिव लर्निंग क्या होता है, जहाँ पे बच्चा और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या, बच्चा उस आपको जो आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व है। तो जब बच्चा खुद इन्वॉल्व होकर पढ़ता है तो ज़्यादा सीखता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है और हमसे नॉट पूछा है। तीसरा क्या है, मेंटेन हाई एक्सपेक्टेशन विद स्टूडेंट। अब बताओ, अब आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखोगे नहीं, आप जो पढ़ा रहे हो उसी से रखो। तो हाई एक्सपेक्टेशन हम क्यों रखेंगे, तो गलत हो जाएगा। और हमसे यही पूछा था कौन सा फॉलो नहीं करता है, तो हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन तो ये सही है बट आपसे नहीं पूछा है तो उस हिसाब से हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज ए प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। अब यहाँ पे ये क्या है कि प्राइमरी डिफरेंस की बात की कब, जब आप भाषा का अर्जन कर रहे हो और जब आप भाषा को सीख रहे हो। देखिए भाषा का अर्जन में आप शब्द इन सब चीज़ों को सीखेंगे। ठीक, अब ये कब होता है भाषा का अर्जन, एक मान चलिए कि जो मतलब 2 साल से 6 साल के बच्चे होते हैं वहाँ पे ये चीज़ होती है जिसको हम पूर्व बाल अवस्था बोलते हैं, तो वहाँ पे बोला जाता है। तो और जहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है तो लैंग्वेज लर्निंग हमारा जो है वो हमारा हो सकता है हम 50 साल में किसी भाषा का सीख रहे हैं, ठीक, भाषा को सीख रहे हैं, तो वो कब पता चलेगा कि हाँ उसमें अंतर क्या है। पहला क्या, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। अब मान लो अलग अलग भाषा है तो फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी से हमें मतलब क्या है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, द लेवल ऑफ स्पोकन एक्सपीरियंस। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन सही, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों, क्योंकि लेवल ऑफ स्पोकन एक्सपीरियंस, अगर आप छोटा बच्चा हिंदी में बोल रहा है किसी भाषा का अर्जन करके तो वहाँ पे पता चलेगी इस किस लेवल पे है। मान लो उसी कोई अन्य व्यक्ति है जो हमारा मतलब वयस्क अवस्था में है, मान लो 18 से 20 साल का, तो वहाँ पे अपनी स्पोकिंग स्किल से पता चले कि हाँ वो कितना अच्छा बोल रहा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग की बात करता है। ठीक, तो ऐसे समझ लीजिए जैसे हमने पहला एग्जांपल दिया था कि भाषा छोटे बच्चे सीखते हैं, भाषा का अर्जन करते हैं, और दूसरी भाषा कोई 50 साल में सीख रहा है तो इंग्लिश स्पीकिंग कर रहा है, तो वहाँ पे उनकी एक्सप्रेशन और इनकी एक्सप्रेशन का जो डिफरेंस होगा वही यहाँ पे ये चीज़ बताते हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्या, एक्यूरेसी एंड फ्लूइडिटी, इससे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि हो सकता है अलग भाषा का यूज़ करें। ठीक, तो हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। अब आगे हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मेन फोकस व्हेन इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट राइटिंग। अगर आप बच्चे की राइटिंग इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि बच्चा लिख कैसे रहा है तो उसमें सबसे पहला आप क्या देखेंगे। पहला क्या है, एक्यूरेट स्पेलिंग एंड ग्रामर। बिल्कुल नहीं, हम स्पेलिंग और ग्रामर से हमें कोई मतलब नहीं है। हम बच्चों को अगर राइटिंग स्किल इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसका मापन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो स्पेलिंग और ग्रामर से हमें कोई मतलब नहीं। दूसरा क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया का मतलब बच्चा जो उसमें लिखना चाह रहा है, भले वो अपनी 40 लैंग्वेज में लिखा है लेकिन हमको समझा पा रहा है कि हाँ वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया ही राइटिंग स्किल के बारे में बताएगा। ठीक, अगला देखते हैं गलत क्यों हुआ, तो लिमिटेड वर्ड काउंट। कुछ लिमिटेड वर्ड काउंट ऐसा ही है तो गलत है, कुछ लिमिटेड वर्ड का यूज़ थोड़ी करेगा वहाँ पे। ठीक, यूज ऑफ प्रोवर्ब्स एंड फ्रेज वगैरह का यूज़ करने से कोई मतलब नहीं। हमारा यहाँ पे दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, आप चेक करेंगे बच्चा प्रेजेंट कैसे कर रहा है तो वहीं से इवैल्यूएशन ऑफ राइटिंग होगा, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ए चाइल्ड हैज सिम्टम ऑफ रिपीटिंग बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग, जंपिंग और ट्रेलिंग विच सो चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम। अगर कोई बच्चा, हमने बताया था ना, जब रिपीटेटिव बिहेवियर करता है तो क्या होता है वो हमारा होता है ऑटिज्म, जिसको हम ASD बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और हिंदी में इसको स्वालीनता बोलते हैं। ठीक, तो जब इस तरह जहाँ रिपीटेटिव बिहेवियर आ जाए, मतलब हैंड को फ्लैप कर रहा है और अपने टो पे चल रहा है, देखते हैं मतलब ऐसे कुछ बच्चे ऐसे आप देखें जो अपनी सिर्फ पैर की उंगलियों पे चलने की कोशिश करते हैं, अपनी एड़ी को उठा के चलते हैं, तो ये तरह की चीज़ें क्या दिखाती है, हमारे ऑटिज्म को दिखाती हैं, जिसको हम ASD बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। अब डिसलेक्सिया ये अधिगम से हो गया, डिस्ग्राफिया भी, डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिस्ग्राफिया हमारे लिखने से, अफ्रेजिया हमारे बोलने और समझ से है। ठीक, तो हमारे तो तीनों होगा नहीं, तो हमारा ऑटिज्म हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेटिव बिहेवियर शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं।
विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए और आपसे पूछा कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या है, टीचर हु प्रोवाइडिंग रेमेडियल टीचिंग मस्ट अंडरस्टैंड द लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बिल्कुल सही है। अगर आप बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देना चाह रहे हैं तो पहले आप बच्चे की कमजोरी और उसकी स्ट्रेंथ को जानें, ठीक, तभी तो आप रेमेडियल टीचिंग दे पाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपको नहीं वाला ढूंढना। दूसरा क्या है, द पीपल नीडिंग रेमेडियल टीचिंग आर जनरली टैलेंटेड लर्नर। अब आप ये बताओ, जिनको रेमेडियल उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है वो टैलेंटेड होते हैं? ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया और हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, तो यही ऑप्शन हमारे सही हो गया। आपसे यही पूछा था, ठीक, तो हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बात करें, इसमें दिया कि द टीचर कैन हैव ए नंबर ऑफ लैंग्वेज एक्टिविटी connected with the topics such as oral drill, reading, sentence writing, composition, grammar, translation, language exercise, etc. This example deal with principle of। देखो, अगर बहुत सारी चीज़ों के यहाँ क्या कर रहा है, मॉक ड्रिल भी कर रहा है, रीडिंग करवा रहा है, राइटिंग करवा रहा है, ग्रामर के बारे में, ट्रांसलेशन, लैंग्वेज, इस सब की मतलब बहुत सारी चीज़, तो क्या हो गया, मल्टीपल अप्रोच कर रहा है, सीधा समझ जाइए, ठीक। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन से मल्टीपल अप्रोच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। आई थिंक चीज़ समझ में आ रही होंगी। इस क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड फॉर डेवलपिंग स्किल इन लैंग्वेज स्टडी। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं चारों, इसमें आपको कौन सा बताना है जो लैंग्वेज स्टडी के लिए स्किल को डेवलप करेगा। पहला क्या, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक। स्टेटमेंट अगर हम दे देंगे कैसे पता चलेगा उसकी लैंग्वेज स्किल बहुत इंप्रूव हो रही है, ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, टू रीड वेरियस लिटरेचर फॉर, तो लिटरेचर हमें साहित्य, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली इन वेरियस फॉर्म इन डे टू डे लाइफ, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं उसका उपयोग अपनी डेली लाइफ में अच्छे से इफेक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लैंग्वेज स्किल की बात करें, लैंग्वेज स्टडी आप पढ़ा रहे हैं तो डेवलपिंग स्किल आपको चेक करना है, तो यही उसका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उस लैंग्वेज को बच्चा अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ कर रहा है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पेडागोजिकल ग्रामर मीन्स दैट। पेडागोजिकल ग्रामर का मतलब, देखो पेडागोजिकल एक होता है क्या, जहाँ पे बच्चों को अधिगम की शिक्षा, जैसे मतलब कैसे किस तरह से बच्चों को पढ़ाना, इस तरफ चीज़ें बताए, अप्रोच एक बताए। तो अगर ग्रामर की वहाँ बात आ जाएगी तो क्या होगा, तो पहला क्या है, बिगिन फ्रॉम फॉर्म द मूव ऑन टू यूज, ठीक, स्टार्टिंग से हमें से कोई लेन देन, मतलब शुरू से आप इसको शुरू कर दो, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या, टीचिंग थ्रू इमर्सन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल ग्रामर टीचिंग शुड बी रूल फोकस्ड, जितने भी ग्रामर आप पढ़ा सिर्फ रूल फोकस्ड नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, टीचिंग ग्रामेटिकल इन कॉन्टेक्स्ट, ये सही हो जाएगा। जो भी अगर आप पेडागोजिकल ग्रामर आप पढ़ा रहे हैं, ग्रामर को पेडागोजी में शामिल करना चाह रहे हैं, तो जो भी टीचिंग आप दे रहे हैं वो ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। तो यही पूछ यहाँ पे क्या गया कि टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें दे इफ़ हिंदी लैंग्वेज इज टू बी टॉट दो चिल्ड्रेन हु मदर टंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिंदी, विच वन वुड यू इम्पोर्टेंस टू। अब देखो, मतलब किसी आप बच्चे को हिंदी पढ़ा रहे हो और उस बच्चे का जो मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको दोगे। तो अगर एक भाषा से अलग दूसरी भाषा में आप जा रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लैंग्वेजिज्म, जिसको हम बहुभाषिकता बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ओनली आ गया, ओनली हमारा निगेटिव तो ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा क्या है, इसमें भी ओनली, ये भी गलत हो गया। तो आप एलिमिनेटिव मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अदरवाइज जहाँ पे एक भाषा से दूसरी भाषा की बात करें तो वहाँ क्या होता है, मल्टी लैंग्वेजिज्म होता है, जिसको हम बहुभाषिकता भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, द लैंग्वेज टीचर गिव द चिल्ड्रेन टू राइट ऐसे फॉर द पर्पज ऑफ एसेसिंग देयर राइटिंग एबिलिटी, मतलब एक टीचर है बच्चों को ऐसे लिखने के लिए कह रहा है और उनकी एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी को चेक करेगा। तो द इम्पॉर्टेंस एस्पेक्ट टू बी एसेस द लैंग्वेज टीचर इन ऐसे राइटिंग बाय चिल्ड्रेन, तो वहाँ पे जो टीचर है वो उस जो बच्चा लिखेगा उसमें क्या चेक करना चाह रहा है, ये आपसे कहा है। तो पहला क्या है, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग। एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग बिल्कुल नहीं चेक करे, क्योंकि वो कह रहा है कि एसेसिंग देयर राइटिंग एबिलिटी को चेक कर रहा है, तो वहाँ पे स्पेलिंग से उसे कोई मतलब नहीं। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थॉट एलिमेंट, ये हो सकता है। तीसरा, ब्यूटी ऑफ राइटिंग किस तरह से, उससे कोई मतलब नहीं। तीसरा, चौथा क्या है, ग्रामेटिकल नॉलेज को बिल्कुल नहीं चेक कर रहा। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन ऐसे ही सही होगा, एलिमिनेटिव मेथड से, ठीक। क्यों सही हुआ, क्योंकि यहाँ दिया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थॉट एलिमेंट, बच्चा किस तरह से सोच रहा है, वो अपने थॉट को वहाँ पे लिखेगा, उस किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है, यही तो जानना चाहेगा एक राइटिंग, अगर राइटिंग एबिलिटी चेक करना है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। इसमें दिया हु सेड द क्रिएटिव इज सिनोनिम्स विद द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड टू डेवलप रिलेशनशिप बाय क्रिएटिव
क्रिएटिंग न्यू सब्जेक्ट मैटर बाय ट्रांसफरिंग रिलेशनशिप। तो ये फैक्चुअल है, इसको आप सीधा जान जाए कि इसको स्किनर ने कहा था, ठीक। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए जैसे आपको सही लगे, ठीक। तो आपको क्या है यहाँ पे स्किनर है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि अरेंज द स्टेप ऑफ इंडक्टिव मेथड स्टेपकेस। अब देखो इंडक्टिव मेथड एक होता है, एक हमारा कौन सा मेथड जिससे एक आगमन विधि होता है और एक कंडक्टिव मेथड होता है। तो इंडक्टिव मेथड हमारा क्या कहता है कि पहले बच्चे को हम उदाहरण देंगे जिसको एग्जाम्पल बोलते हैं, फिर उसके बारे में बताने के बाद लास्ट में हम रूल पे जाएंगे, ठीक। तो अब इस हिसाब से इंडक्टिव टीचिंग की अगर बात हो रही है तो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक। तो अगर इंडक्टिव की बात हो सबसे पहले हम क्या देंगे, उदाहरण देंगे। तो सबसे यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है, एग्जाम्पल है। तो अब देखो आप इसमें कौन में है, इसमें चौथा नहीं इसमें पहला है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन भी ऐसे ही सही हो गया, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। फिर बाकी आगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल के बाद अब बच्चा वहाँ पे टीचर क्या करता है, उसको एनालिसिस करता है और इंस्पेक्शन करता है कि जो एग्जाम्पल दिए बच्चा कितना सीखा। तो एनालिसिस हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर हमारा क्या होगा, कंक्लूजन निकालेगा या रेगुलेशन करेगा कि जो हमने पढ़ाया उसने बच्चा कितना सीख पाया, तो कंक्लूजन कर लिया। लास्ट में क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, टेस्ट करेगा या नियम बताएगा, ठीक। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे जान लीजिए इंडक्टिव मेथड जब भी आएगा तो पहले एग्जाम्पल बताया जाता है, फिर हम रूल पे जाते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए टूल्स सच एज रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट, नेचुरल स्पीकिंग, सोशल इंटरेक्शन, होम इन्वायरमेंट आर रिलेटेड टू विच आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। तो देखो अगर यहाँ पे ऑप्शन पे देखें तो ग्रामेटिकल और टेस्टिंग की बात तो हो ही नहीं रही है, तो लर्निंग की बात हो या तो एक्विजिशन की बात हो रही है। बट यहाँ पे क्या किया गया कि रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट, बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि अर्जन करना उसे भाषा का, नेचुरल स्पीकिंग, सोशल इंटरेक्शन, होम इन्वायरमेंट आर रिलेटेड टू विच एस्पेक्ट। तो देखो अगर यहाँ पे अधिगम की बात होती तो सिर्फ और सिर्फ ये होम इन्वायरमेंट और सब चीज़ स्कूल की बात होती, तो अधिगम तो यहाँ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, किस चीज़ का, भाषा का। तो भाषा का एक्विजिशन या उसका अधिगम जो बोलते हैं, लर्निंग, उसको सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए रिच इन्वायरमेंट होना जरूरी है और नेचुरल स्पीकिंग होनी चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन, बच्चा एक दूसरे से जुड़ रहा है, ठीक, समाज में रह के सीख रहा है चीज़ों को। होम इन्वायरमेंट, अब घर पे बच्चे को किस तरह का रिच इन्वायरमेंट दे रहे हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, तो क्या हो जाता है, हमारा एक्विजिशन हो जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाषा अर्जन करना, ठीक। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या है, द करेक्टनेस ऑफ स्पेलिंग इज राइटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर मतलब आप स्पेलिंग को करेक्ट करवा रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा आप ध्यान किस पे दे रहे हैं, तो टीचर स्किल पे ध्यान तो हो नहीं रहा, ना हो रहा स्टेशनरी पे। अब या तो लैंग्वेज पे हो रहा है तो ग्रामर पे हो रहा है। बट जहाँ पे स्पेलिंग को करेक्ट करने की बात आ रही है, दैट मीन्स वहाँ पे ग्रामर की बात हो रही है, लैंग्वेज की बात हो नहीं रही। क्योंकि लैंग्वेज की बात होती तो हमें स्पेलिंग से लेना देना कोई नहीं था। हो सकता है बच्चा कुछ गलत बोल पा रहा है लेकिन वो हमको समझा पा रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लैंग्वेज हमारा गलत हो जाएगा, हमारे यहाँ पे ग्रामर सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। इस पे बात करें, द पर्पज ऑफ ग्रामर टीचिंग इज। अगर आप ग्रामर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पहला क्या है, टू मेमोराइज ग्रामर डिफिनीशन, मेमोराइज आ गया, गलत हो गया, छोड़ दो। दूसरा क्या है, टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द सिस्टमेटिक नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी आगे देखते हैं। ओवर इम्फेसिंग द नॉर्मेटिव नेचर ऑफ लैंग्वेज, ये गलत हो जाए क्योंकि ओवर इम्फेसिंग आपको नहीं करना। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, टू मेमोराइज आ गया, ये भी गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्यों, इसको देख लीजिए आप, टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द सिस्टमेटिक नेचर ऑफ लैंग्वेज। अगर आप ग्रामर की बात करें तो बच्चा जो है उस भाषा को समझ पा रहा है, उसका सिस्टम क्या है, उसका सिस्टम किस तरह से सिस्टमेटिक है, उसके बारे में बच्चा समझ रहा है। तो हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि ग्रामर की बात हो रही है, ठीक। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर दिया है कि select the correct most appropriate answer to question given below. Which of the following statement indicate an important objective of language learning at primary stage? तो प्राइमरी स्टेज पे लैंग्वेज लर्निंग का सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल क्या है ये बताया। पहला क्या है, पार्टिसिपेट इन स्पीचेस, डिबेट एंड पोर्ट्रेट रीडिंग। ऐसा कुछ नहीं है, जो मतलब प्राइमरी लेवल पे लैंग्वेज को सीख रहा है तो स्पीचेस, डिबेट और पोर्ट्रेट रीडिंग के लिए नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, टू मेक लैंग्वेज ए मीडियम फॉर चिल्ड्रेन टू अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आप क्या करें, बच्चे को एक मीडियम दे रहे हैं, लैंग्वेज एक मीडियम की तरह यूज कर रहा है। किस लिए, बच्चे के जो इन्वायरमेंट है और उसके अनुभव, उसको सीखने के लिए, इस इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, सीखने के लिए एक माध्यम है बस भाषा, ठीक। तो हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्या देख लेते हैं, नोइंग नंबर इन हिंदी एज पर मैथमेटिकल सिलेबस। मैथमेटिकल से कोई लेना देना नहीं, इंग्लिश से छोड़ देते हैं। अगला क्या, करंट इंडिकेशन ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव एंड वर्ब्स, ये भी गलत है, ठीक। तो दूसरा सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम बच्चे को भाषा एक माध्यम दे रहे हैं, एक मीडियम बना के दे रहे हैं, जिससे बच्चा हमारे इन्वायरमेंट जो चीज़ें हो रही हैं उसको एक्सपीरियंस कर पाए, सीख पाए, ठीक। तो हमारे यहाँ पे
दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द एक्टिविटी चूजन इन द असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन शुड बी। तो अगर आप बच्चे का असेसमेंट करना चाह रहे हैं तो किस तरह की एक्टिविटी को आप चूज करेंगे, आपसे ये पूछा। पहला क्या, इंगेजिंग चिल्ड्रन इन ए कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एट प्राइमरी लेवल, बिल्कुल सही है। आप बच्चों को मोर चिंतन करने के लिए एक्सपीरियंस वाली कुछ चीज़ें करेंगे, ठीक। तो यही तो आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा है कि एक्टिविटी ऐसी कौन देंगे ताकि बच्चे का जो है असेसमेंट हो पाए। तो क्या हो जाएगा, इंगेजिंग चिल्ड्रन इन ए कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एट प्राइमरी लेवल, ये तो सही हो गया। बाकी देख ले गलत क्यों हुआ। इसमें क्या है, एनी वन मेथड इज सफिशिएंट फॉर असेसमेंट, ऐसा नहीं कि कोई एक ही मेथड हर बच्चों के लिए सफिशिएंट होती है, तो गलत हो गया। तीसरा क्या है, सिलेक्शन एंड ऑफ एक्टिविटी बेस्ड ऑन चाइल्ड बेसिस, ठीक। अब ये तो गलत, एकदम सीधा सीधा गलत। चौथा क्या, इनकरेजिंग एंड आंसर, उनके आंसर से इनकरेज करके हमें कोई फायदा नहीं। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ क्या होगा, बच्चों को हम अमूल चिंतन देखेंगे प्राइमरी लेवल पे क्या है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन देखा जाए, पूछा राइटिंग स्किल आर इनिशिएटेड बाय, आप बच्चों को राइटिंग स्किल शुरू कराना चाहें सबसे पहले क्या करेंगे, बाय प्रैक्टिसिंग सेंटेंस, सेंटेंस थोड़ी लिखवाएंगे उनको पहले हम। थॉट वर्ड प्रैक्टिस, ये भी गलत है, हम वर्ड की प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। विद लेटर प्रैक्टिस, शब्दों से शुरू करा सकते हैं क्या, सबसे पहले बच्चों को शब्द ABCD या क ये सब लिखवाएंगे थोड़ी ना, तो ये भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा पहला ऐसे ही होगा, बिना सोचे समझे। अब सही क्यों है, क्योंकि ऑपरेंट स्किल का मतलब क्या होता है, ऐसी स्किल जो बच्चों को, जो हमारी फाइन मोटर स्किल है उसको डेवलप किया। जैसे उंगली को, अब सबसे पहले अगर आप बच्चे को लिखना सिखाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसको बैठना सिखाइए, फिर पेन पकड़ना सिखाइए, उसके बाद उसको कैसे चलाना है ये सिखाइए, इन सब चीज़ों को। तो ऑपरेंट स्किल इसको बोलते हैं, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्ले मॉड्यूल करवा सकते हैं बच्चा, मतलब मिट्टी से कोई खेल खिलवाना हो या कोई खिलौना बना, उससे बनवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो फ्लावर डेकोरेशन वगैरह में करते हैं, छोटे छोटे फ्लावर को एक लाइन में क्रम करके, ये सब चीज़ें करें तो बच्चे के अंदर ऑपरेंट स्किल डेवलप होगी। और राइटिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक फैक्टर हमारा यही होता है, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं, दिया है कि इनरिच लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट इन द स्कूल क्लासरूम मीन्स, अगर एक स्कूल में भाषाई माहौल है तो उससे क्या फ़ायदा होगा या उसका मतलब क्या है। पहला क्या है, मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, बिल्कुल। अगर इस तरह का माहौल है जहाँ पे सब कुछ सही है तो क्या होगा, वहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा बोलने की, लिखने की, पढ़ने की और सुनने की अवसर मिल रहे हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। बाकी दूसरा देखते हैं, एबिलिटी टू डिक्शनरी फॉर मोर एंड लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं थी। तीसरा क्या है, टीचर नॉलेज और मोर देन वन लैंग्वेज, ये भी गलत है। चौथा क्या है, मोर अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, सिर्फ सुनने की बात थोड़ी, जहाँ पे हर चीज़ की बात होगी वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इनरिच लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है, मतलब एक ऐसा भाषाई माहौल जहाँ बच्चों को ज़्यादा अवसर मिल रहा है बोलने का, सुनने का, लिखने का और पढ़ने का, ठीक। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द स्टेप रिक्वायर्ड टू मेक हिंदी लैंग्वेज लर्निंग इंटरेस्टिंग आर, अगर किसी भाषा को आप इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। पहला क्या है, यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, क्या आप पुराने मेथड का यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं ना, एक ही मेथड या पुराने मेथड में हमको रहना नहीं, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अगला क्या है, यूज ऑफ न्यू टीचिंग मेथड आर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिव मेथड, कम्युनिकेशन मेथड, बिल्कुल सही है। अगर आप अपनी किसी भाषा को सिखाना चाह रहे हैं तो नए नए मेथड का यूज़ करेंगे ना, और उनको इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन मेथड के बारे में सिखाएंगे ना, तो हमारा दूसरा ऑप्शन ऐसे ही सही हो गया। तीसरा क्या, एक्सटेंड द पीरियड, क्या आप 30 मिनट के पीरियड को 40 मिनट कर दोगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाँचवा क्या, चेंज टाइम टेबल थोड़ी हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तो आप चाहें तो अपनी थिंकिंग से भी इसको कर सकते थे, अदरवाइज एलिमिनेटिव मेथड जो हम बताते रहते हैं हमेशा, एक अप्रोच जो बताते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। आपको नहीं आ रहा फिर भी आप सही करके आएंगे, ठीक। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन एसोसिएशन विथ मल्टीमीडिया एंड इट्स पेडागोजिकल स्ट्रेंथ, तो नॉट की बात हो रही है, इसमें कौन सा एक महत्वपूर्ण है, आपसे ये पूछा है। तो अगर इस पे बात करें, इट हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय मीन ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये हो सकता है हमारा, ठीक, क्योंकि नॉट की बात हो रही थी तो हो सकता है। दूसरा क्या है, इट फैसिलिटेट इंडिविजुअल एंड कोऑपरेट लर्निंग, ये भी हो सकता है। अगला क्या है, इट प्रूव्स टू बी टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट सो इफेक्टिव स्लो लर्नर, ये गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है अगर मल्टीमीडिया और सब पेडागोजिकल स्ट्रेंथ की हम यूज करेंगे स्कूल में तो क्या वहाँ पे ये टाइम कंज्यूम करेगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और स्लो लर्नर हो जाएंगे, मतलब बच्चा बहुत धीरे सीखेगा, ऐसा नहीं है। और आपसे नॉट की बात हो रही तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, ठीक। क्यों है वो आप ऐसे ही समझ गए होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हेल्प स्टूडेंट टू रिइंफोर्स देयर नॉलेज एंड डेवलप देयर कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन स्किल विद एज वेल एज गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, तो जहाँ पे बच्चा रिइंफोर्स होकर एक दूसरे के साथ सीखेगा, कम्युनिकेशन या कोऑपरेशन स्किल सीखेगा
और इंटरपर्सनल रिलेशन सीखेगा। ये कब सीखेगा? जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, जैसे एक दूसरे के साथ मिल पाएँ। तो कौन सी स्कीम का आप यूज़ करेंगे, आपसे ये बताएं। पहला क्या है, रिवार्ड स्कीम। क्या बच्चों को रिवार्ड देना शुरू करेंगे? रिवार्ड देंगे तो क्या बच्चे आपस में मिल कर ये सब एक साथ सीखेंगे? इसमें क्योंकि दिया है कि आपको ऐसा कोई प्रोग्राम करना है जो हेल्प स्टूडेंट टू रीइंफोर्स देयर नॉलेज, जो उनके नॉलेज को बढ़ाए। तो रिवार्ड स्कीम में तो बच्चा नॉलेज को नहीं बढ़ाएगा ना, तो रिवार्ड की लालच हो जाती है, वैसे गलत हो गया। दूसरा देखिए, हैंडलिंग प्यूपिल लैंग्वेज एक्विजिशन प्रॉब्लम। अब बताओ, अगर लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है उसको आप हैंडल कर पा रहे हैं तो क्या इससे बच्चा इंटरपर्सनल स्किल को सीख पा रहा है? नहीं सीख पा रहा है, तो ये भी ऐसा है, कोई प्रोग्राम है ही नहीं फिलहाल, ठीक, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। अगर आप पीयर सपोर्ट मतलब पीयर मतलब जो बच्चे साथ में पढ़ते हैं या उनके जो फ्रेंड होते हैं उनके साथ कोई ऐसा प्रोग्राम आप करिए कि ताकि एक दूसरे से मिलकर कम्युनिकेट कर पाएँ। तो क्या होगा, उनके नॉलेज का रेनफोर्समेंट होगा, बढ़ेगा वो, ठीक, उनकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो बढ़ेगा। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। क्यों? क्योंकि हम पीयर सपोर्ट प्रोग्राम कोई ऐसा करेंगे ताकि जहाँ पे ये चीज़ें सारी चीज़ें डेवलप हो पाए, ठीक। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अब चलते हैं अगले पे। इसमें दिया कि व्हाट आर द थिंग दैट एज ए टीचर शुड फॉलो बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द पेरेंट टीचर मीटिंग। तो इसमें ये कह रहा है कि जब पेरेंट टीचर मीटिंग के पहले, दौरान और बाद में एक टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा है। तो इसमें ऑप्शन की अगर हम बात करें, पहला क्या है, स्टार्ट द मीटिंग बाय शोइंग दैट यू केयर एंड नो समथिंग पॉजिटिव अबाउट देयर चाइल्ड। मतलब जब भी आप उनके पेरेंट्स से मिलोगे तो आप ये बताओ हम उनके प्रति कितने सहानुभूति से रहते हैं या मतलब उनका कितना केयर करते हैं, ठीक, और उनके बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ों को बताओ। इससे शुरुआत करें, ये नहीं कि आपका बच्चा है, ये आपका बच्चा हो, ठीक, पहले पॉजिटिव चीज़ें बताओ, बाद में जाकर उनको निगेटिव चीज़ बताना है या जो कुछ कमी उसको बताना है, ठीक। और आप ये बताओ हम उसका कितना केयर कर पा रहे हैं, ठीक। तो आपका पहला ऑप्शन तो सही है, क्योंकि इसमें बताया कि शुरुआत किससे करेंगे और दौरान में क्या करेंगे और बाद में क्या करेंगे, तो ये तो पहला सही है। दूसरा क्या है, डू यूज मटेरियल फ्रॉम स्टूडेंट वर्क फोल्डर। अब डू यूज मटेरियल मतलब जो बच्चा कुछ लिखा है उसका वर्क फोल्डर आप बना के रखें, तो उसको उनको दिखाइए कि देखिए आपका बच्चा ये ऐसे किया। क्योंकि आप जब भी आप मतलब स्कूल में हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे का जो है वहाँ पे आप एक पोर्टफोलियो बना लीजिए, ठीक। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, उस बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ में लिखिए, आप बच्चे उनके पेरेंट्स से डिस्कस करिए कि देखिए आपका बच्चा ऐसे ऐसे करता है। तो जो भी वहाँ से इंप्रूव की जरूरत होगी आप उनसे बोलिए कि आप ये करिए, तो ज़रूर उनके पेरेंट्स जो है उनको इंप्रूव करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन भी सही। तीसरा क्या है, डू यूज क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव टर्म। जो भी चीज़ें हैं एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो ये भी सही। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ एबव चौथा ऑप्शन सही है, ठीक। आई थिंक चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि ए टीचर आस्क द क्वेश्चन इन क्लासरूम इन क्लास 2। तो अगर मतलब कोई टीचर जो है किसी क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका मतलब क्या है, पहला क्या है, कीप स्टूडेंट बिजी। स्टूडेंट को बिजी थोड़ी रखना चाहिए, तो गलत हो गया पहला। दूसरा क्या है, अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, बिल्कुल सही है। अगर वो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब हो सकता है बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसे बोल दिया अच्छा ठीक है बच्चों चलो बताओ ताजमहल कहाँ है, ठीक। तो बच्चा क्या हो, एक दूसरे एकदम शांत होकर सिर्फ टीचर के ऊपर अटेंशन कर लेते हैं। तो यही तो होता है ना, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, ठीक। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, दूसरा। तीसरा देख लेते हैं, मेंटेन डिसिप्लिन। क्वेश्चन पूछ के डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कोई कर सकता है, ठीक, ये भी गलत है। फॉर करिकुलम, ये भी गलत। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें दिया कि माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन कंपटेंसी ओवर। तो माइक्रो टीचिंग की अगर बात हो रही है तो वो किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, आपसे ये पूछा है। तो मेथड पे बिल्कुल फोकस नहीं करेगा, ना ही कंटेंट फोकस करता है, वो स्किल पे फोकस करता है। तो जब माइक्रो टीचिंग की बात हो रही है तो वहाँ पे स्किल की बात होगी बस, ठीक। तो हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं, वाई ओरल कंपोजिशन इज यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जब ओरल चीज़ें जब हो रही है तो वो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उनके डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या है, आपको ये बताना है। इट प्रोवाइड फ्लुएंसी लैंग्वेज, बिल्कुल। अगर आप बच्चे से ओरली चीज़ें पूछ रहे हैं, उससे मौखिक चीज़ें पूछ रहे हैं तो उनकी फ्लुएंसी बढ़ेगी बिल्कुल, क्योंकि बताएगा बच्चा, ठीक। इट करेक्ट ग्रामर, ये भी सही है। ग्रामर कोई बच्चा उसमें मतलब देखो ये जरूरी नहीं कि ग्रामेटिकली बोले, बट वो ग्रामर को धीरे सही, जब उनसे बात करेंगे तो बच्चा बात करने का तरीका सीखे, और तरीके में बच्चा ना चाहते हुए ग्रामर को सीख लेता है, ठीक। अगला क्या है, इट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल। कुछ बच्चे बहुत सारे होते हैं, जब आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे बताएंगे, धीरे धीरे उनका बोलने का जो कॉन्फिडेंस है सेल्फ वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे 4 के 4 ऑप्शन आपके सही है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। 3 ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। अब चलते हैं अगले पे। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, आपसे ये पूछा है, ठीक। तो पहला क्या है, इट इंक्रीज वोकेबलरी, बिल्कुल। आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होगी। दूसरा क्या है, इट मेक पीपल्स नॉलेज। अब बताओ अगर आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो तो आपकी नॉलेज तो बढ़ ही रही है ना, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, इट हेल्प इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही। अगर आप बुक कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले रहे हो ना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। अब देखो लैंग्वेज लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक सेटअप होता है जहाँ पे बच्चे के कान में एक मतलब डिवाइस लगा दी जाती है जिसको हम लैंगोफोन ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो लैंगोफोन इस टाइप का कुछ एक डिवाइस लगा दिया जाता है। उसमें क्या होता है, बच्चा खुद बोलता है और सामने से भी कोई चीज़ से बुलवाई जाती है और बच्चा खुद बोलेगा, फिर उसको सुनेगा। तो इसमें क्या होता है, बच्चा उस चीज़ को जब रिपीटेटिवली कोई चीज़ को सुनेगा तो समझ पाएगा हाँ मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ, ठीक। तो वहाँ पे करेक्ट करके चीज़ें को बताया जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज लेबोरेटरी बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या इसका यूज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वो आपसे पूछा। पहला क्या है, इट मेक्स एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड। देखो बाल केंद्रित की बात तो यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि लैंग्वेज लेबोरेटरी की बात में बाल केंद्रित, हालांकि बाल केंद्रित देख के आपको लगे नहीं तो इंपॉर्टेंट है तो इसको मार के आगे मत बढ़िएगा। ये समझ लीजिए कि लैंग्वेज लेबोरेटरी की बात हो रही है, तो वहाँ पे उसको मतलब चीज़ों के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है, एक तरह से लैब में लेके जाया जा रहा है, ठीक। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ टीचर। अब बताओ अगर लैंग्वेज लेबोरेटरी में जा रहा है तो क्या टीचर का बर्डन कम होगा, नहीं ना, वहाँ भी टीचर इन्वॉल्व रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। अगला क्या है, इट प्रोवाइड्स मास एजुकेशन, ये भी गलत है। एक साथ बहुत सारे लोग को नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड चीज़ें रहेंगी, तो ये भी गलत है। तीसरा चौथा ऑप्शन हमारा ऐसे सही हो गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी देख लेते हैं, इसमें क्या है, स्टूडेंट कैन हियर हिज ओन मिस्टेक फॉर हिमसेल्फ। जब बच्चा खुद से बोलेगा वो चीज़ें फिर से रिपीट होगी तो बच्चा खुद समझा अच्छा हाँ मैं गलत बोला हूँ। क्योंकि कभी कभी हमको भी ऐसे लगता है कि हम लोग जब बोलते हैं कुछ चीज़ें गलत बोल देते हैं, बट वो हम बाद में समझते हैं कि हमने ये गलत बोला है। लेकिन जब बच्चा एक लेबोरेटरी में लैंग्वेज की होगा तो ये चीज़ें अपने आप सीखेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक चीज़ समझ में आएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे हम। इसमें दिया है आइडियल टीचिंग हैज़ स्पेशल इम्पॉर्टेंस इन ब्रिंगिंग एक्यूरेसी इन प्रोनाउंसिएशन, हुज व्यू डज दिस स्टेटमेंट करस्पॉन्ड टू, ठीक। मतलब ये स्टेटमेंट किसने दिया, आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट, आइडियल रीडिंग हैज़ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन ब्रिंगिंग एक्यूरेसी इन प्रोनाउंसिएशन, इसको किसने दिया है, आप इसको सीधा सीधा जान जाए, इसको स्किनर ने दिया, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे हम। एट द प्राइमरी स्टेज ए चाइल्ड यूज मदर टंग वर्ड वाइल स्पीकिंग, ए लैंग्वेज टीचर यू विल। अगर बच्चा जो है प्राइमरी स्टेज में अपनी मदर टंग का, जो उसकी मातृभाषा, जो घर की भाषा, गांव की भाषा, उसको यूज़ कर रहा है, तो एक टीचर होते आप क्या करेंगे, पहला क्या करेंगे, हिट द चाइल्ड इमीडिएटली, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ठीक। अगला क्या है, यू फॉरबिड हिम फ्रॉम डूइंग सो, आप उनको ऐसा करने के लिए मना करेंगे, ऐसा नहीं है। तीसरा क्या है, एक्सेप्ट मदर टंग वर्ड, बिल्कुल सही है। आप जो भी बच्चा बोलेगा उस भाषा को आप स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट मदर टंग की जो भी भाषा उसको स्वीकार करेंगे, बाकी उसको आप करेक्ट करके अपने जो हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज है उसमें उसको करेक्ट करके उनको बताएंगे, तो बच्चा समझ जाएगा अच्छा जो मैं बोला हूँ वो तो सही है, बट इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें दिया है कि द बेस्ट वे टू एसेस लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल, सुनने की और लिखने की स्किल को अगर आपको एसेस करना, मूल्यांकन करना, सबसे बेस्ट क्या है, पहला क्या है, लिसनिंग टू पोएट्री एंड राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन। अब देखो ये तो गलत, क्योंकि लिसनिंग पोएट्री एंड राइटिंग आंसर, उस पर आंसर नहीं लिखना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, राइट द स्टोरी यू हियर इन योर ओन वर्ड, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपने जिस स्टोरी को सुना है उसकी अपनी भाषा में लिखी है। इसका मतलब क्या है, आपने उस स्टोरी कितने अच्छे से सुना है और उसको अपनी भाषा में कितने अच्छे से लिख पा रहे हैं, तो दोनों चीज़ होगी ना, इस राइटिंग लिसनिंग स्किल भी हमारी हो यहाँ पे हो पा रही है, ऐसे हो पा रही है, और राइटिंग स्किल भी हो पा रही है, ठीक। तो दोनों यहाँ पे हो पा रहा है। तो राइट द स्टोरी इन योर वर्ड, राइट द स्टोरी यू हियर्ड इन योर ओन वर्ड, ठीक। तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि व्हाट इज द कॉल्ड ए पर्सन हु गिव्स एक्यूरेट नॉलेज ऑफ रिटन एंड ओरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, जब जहाँ पे सब कुछ एक्यूरेसी की बात हो रही हो और रिटन एंड ओरल फॉर्म की लैंग्वेज की बात हो, तो वहाँ पे हम ग्रामर की बात करें, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंडामेंटल प्रोसेस दैट इंक्लूड्स प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें बात हो रही हैं, जहाँ पे प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटिंग तो कोई ऐसे इंग्लिश में वर्डिंग इसको छोड़ देते, इंग्लिश में वर्ड है बट इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज इन सब में इसका वर्ड यूज हमारा नहीं है, तो इसको हम कंप्यूटिंग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि मैथ का एक टर्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, एसेस हो जाएगा, एसेस भी हम यहाँ पे नहीं करें, तो बच्चा या तो कॉन्सिडरेट करना या हमारा टीचिंग हो जाएगा। बट जहाँ यहाँ पे दिया कि फंडामेंटल प्रोसेस दैट इंक्लूड प्लानिंग, जहाँ पे आप प्लान कर पा रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे और इवेल्युएट कर पा रहे, तो ये चीज़ें कहाँ करते हैं, अपनी टीचिंग करते हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। तीनों चीज़ें ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल प्रोसेस इंक्लूड प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, जहाँ पे तीनों चीज़ें, तो वहाँ आप क्या करवा रहे हैं, बच्चों से टीचिंग करवा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं। एट वाट एज ए चाइल्ड इज वेल एक्वेजेंटेड
यहाँ पे एक्विजेंटेड लिखा गया, ठीक। विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड कैन कम्युनिकेट वेल। किस उम्र में बच्चा जो है भाषा अर्जन को शुरू कर देता है या सीखना शुरू करता है, आपसे ये पूछा है। तो 3 साल के जो बच्चे हैं वो ये चीज़ शुरू करते हैं। आप ये अच्छे जानते होंगे 3 साल में मतलब बच्चा एटलीस्ट आपकी बात को समझ पाता है और अपनी बात को बोल पाता है, भले वो टूटी फूटी लैंग्वेज में क्यों ना बोले, ठीक। तो यहाँ पे 3 साल में सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, द स्किल एक्वायर्ड फॉर ए टीचर टू इम्प्लीमेंट इंक्लूजन इन द क्लासरूम। जब इंक्लूजन की बात हो रही है तो आपको यहाँ पे बताना कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब हम चलते पहला ऑप्शन पे, द स्किल टू रिकॉग्नाइज टू नीड द चिल्ड्रेन, ये हो सकता है हमारा। अगला देखते हैं, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्किल, ये तो बिल्कुल गलत हो गया हमारा, ठीक। लैंग्वेज ऑफ नॉलेज स्किल हमारी होगी नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की आप बात नहीं करेंगे। अगला क्या है, थ्रू आउट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है, नॉलेज की बात नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द स्किल टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चाइल्ड, ठीक। जब इंक्लूजन की बात हो रही है, जहाँ समावेशन की बात हो रही है, तो नीड के हिसाब से आप उनकी स्किल को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक। हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, इस क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए, देयर आर 4 लैंग्वेज स्किल just as it is important to organize idea in writing and give form to writing. In the same way, it is important to make dash in reading skill. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन की बात करें, पहले क्या है, कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, मतलब बच्चा जो है वहाँ पे कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज, मतलब जो वर्ड है उसको सीख पा रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, ये भी है गलत। तीसरा क्या है, फास्ट रीडिंग, बच्चा फास्ट रीडिंग थोड़ी कर रहा है। चौथा क्या, मीनिंग एंड इन्फ्रेंस, अगर बच्चा किसी चीज़ को पढ़ रहा है उसका मीनिंग निकाल पा रहा है तो यही तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मीनिंग एंड इन्फ्रेंस, ठीक। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए, रिदमिक वर्ड्स, लास्ट लेटर फर्स्ट डिक्टेशन एंड पिक्टोरियल स्टोरी राइटिंग आर इनोवेटिव मेथड ऑफ लर्निंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जहाँ पे मतलब रिदमिक वर्ड के बारे में बात हो रही है, लास्ट लेटर फर्स्ट डिक्टेशन की बात हो रही है, पिक्टोरियल स्टोरी की बात हो रही है, तो वहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, वहाँ राइटिंग स्किल की बात हो रही है, ठीक। ऐसे समझिए, रिदमिक वर्ड की बात हो रही है, लास्ट लेटर फर्स्ट डिक्टेशन की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग स्किल की बात हो रही है, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अगला क्या है, हाउ विल यू एज ए लैंग्वेज टीचर इन्वॉल्व द विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड इन द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रेल बुक्स, ठीक। तो अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको आँख से थोड़ा कम दिखता है और आपके पास ब्रेल की बुक नहीं है, ठीक, ब्रेल हमारी जो बुक दिया है वो नहीं है, तो आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाओगे, आपसे क्या है। पहला क्या है, विल टीच देम विद स्पेशल सिंपैथी, उनको सिंपैथी के साथ थोड़ी हमें पढ़ाना चाहिए, तो गलत हो गया। अगला क्या है, विल वेट द मटेरियल टू बी अवेलेबल इन ब्रेल, ये भी गलत है। आप उस ब्रेल के मटेरियल जब तक नहीं आता तब तक उनको वेट करते तो उनको पढ़ाओगे नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अगला क्या है, यू विल नॉट इन्वॉल्व द टीचर इन एक्टिविटी, अब बताओ उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करोगे, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो चौथा ऑप्शन ऐसे ही सही हो गया। चौथा क्यों सही हो, देखिए, विल एक्सपैंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्स्ट बाय रीडिंग इट इन स्लो मोशन, अगर कोई बच्चा देख नहीं सही से पा रहा तो उसको आप धीरे धीरे बोल बोल के चीज़ों को समझाओगे, अच्छे से उसको एक्सप्रेस करोगे तो बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। हालांकि 100% नहीं सीख पाएगा क्योंकि उसको ब्रेल लिप की जरूरत है, बट अगर आप धीरे धीरे बोलोगे, क्लास में आराम से चीज़ों को लेकर चलोगे तो जो वो बच्चा सुन के भी बहुत सारी चीज़ सीख सकता है। तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्या है, ऑडियो विजुअल ऐड मेक लर्निंग, तो जब ऑडियो विजुअल ऐड अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, उस लर्निंग को क्या करता है, वो इजी बना देता है, आसान बना देता है, बिल्कुल सही। इंटरेस्टिंग भी बनाता है, बिल्कुल इफेक्टिव बनाता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए द वर्ड ग्रोथ प्योरली रिप्रेजेंट विच सेंस ऑफ पर्सन, तो अगर ग्रोथ की बात हो रही है तो वहाँ पे जर्नल की तो बात होगी नहीं, ना ही लॉजिकल ग्रोथ की बात होगी, ना पॉलिटिकल की बात, वहाँ फिजिकल ग्रोथ की बात होगी, क्योंकि ग्रोथ जो है हमारा स्पेशली फिजिकल पे ही होता है, ठीक। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ समझ में आएगी। हमने कोशिश किया है चीज़ों को आसान भाषा में समझाने का। कुछ क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी हुई होगी तो मे भी आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का हम बेहतर आंसर नहीं दे सकते, बट हमने पूरी कोशिश की है चीज़ों को समझाने की, आपके पास बेहतर चीज़ें देने की। और वही कोई भी कंफ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, अगर जो आप चीज़ें नहीं समझ में आई होगी हम फिर से समझाएंगे उसको। हमारी वीडियो आपको सच में अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।